हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल वर्ड एनसीईआरटी। आज वीडियो ऑल ऑफ फाइन एंड डूइंग वेल इन स्टडीज एज वेल। आज आपको व्हेन पीपल रिपेल चैप्टर जो है 1857 एंड आफ्टर, इसको 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। क्या मानोगे? नहीं मानोगे ना? चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं ताकि 30 मिनट्स के अंदर से कंप्लीट कर पाए। ठीक है डी, ये रिविजन वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वॉच टिल एंड। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर की बात करें जो कि है व्हेन पीपल रिपेल। और व्हेन पीपल रिबेल में जो मेन पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं, चार कॉन्सेप्ट जो इसमें क्लियर होने वाला है। पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ 1857 रिबेलियन। उसके बाद राइज एंड स्प्रेड ऑफ 1857 रिबेलियन, सुपर मेंशंस ऑफ रिबेलियन एंड आफ्टर मैथ। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ 1857 रिबेलियन। सो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन रूलिंग क्लास। देखो, द इंडियन रूलिंग क्लास ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटीज एंड विथ रेजिस्टेंस स्टेशन इन देयर कोर्ट देयर आर्म डिसमेंडेड एंड देयर टेरिटरीज वर टेकन अवे। तो इंडियन रूलिंग क्लास तो फैमिलीज थी, वो पूरी ही उनकी जो अथॉरिटी थी, उनकी जो पावर थी, वो ले ली गई थी और रेजिस्टेंस थी तो कोर्ट में भेज दिए गए थे। और आर्मीज जो थी डिसमेंडेड कर दी गई थी, उनकी टेरिटरीज ले ली गई थी। अब आते हैं रानी लक्ष्मीबाई और राणा साहब के इसमें। तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से चाहती थी कंपनी को, उसके जो अडॉप्टेड सन है उसको एज अ हायर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तब मेरे बेटे को जो है आप लोग किंगडम का हायर बनाना, यानी कि उसके बाद जो सक्सेसर होगा वो मेरा बेटा होना चाहिए। उसके नाना साहब ने क्या प्लीडेड किया था? नाना साहब प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन आफ्टर लेटर ही डाइड। तो नाना साहब ने प्लीडेड किया कि भाई उनको उनके फादर की पेंशन मिलनी चाहिए जब वो मर जाए। उसके बाद द इंडियन रूलर्स ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कंपनी बट द एफर्ट्स प्रोवाइडेड टू बी प्रूव्ड टू बी फ्रूटाइल। लेकिन जो एफर्ट्स है वो ये प्रूव कर दिया कि उन्होंने कि ये फ्यूटाइल है। ब्रिटिश इम्पोज सब्सिडियरी अलाइंस ऑन अवध ऑन 1801 में ब्रिटिश ने अवध में सब्सिडियरी अलाइंस लगाया। और फिर 1856 में अवध वॉज अनेक्स्ड ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। और फिर 1857 में अवध जो था उसको एनेक्स कर दिया गया था, यानी कि फिर 1856 में अवध को एनेक्स्ड ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ मिस गवर्नेंस बाय द बहादुर शाह जफर। तो 1856 में जो था सब्सिडियरी अलाइंस अवध से हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है और ये डिक्लेयर कौन करता है? ये इन 1849 में क्या हुआ? डॉल हाउसी अनाउंस दैट द फैमिली ऑफ बहादुर शाह जफर वुड बी शिफ्टेड टू द रेड फोर्ट आफ्टर हिज डेथ। जैसे ही बहादुर शाह जफर की डेथ होगी उसको उसकी जो फैमिली होगी उसकी फैमिली को रेड फोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये 1849 में लॉर्ड डॉल हाउसी ने डिक्लेयर करा था। 1849 में डेट्स याद करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुगल एम्परर्स नेम वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स दैट वर माइंटेड बाय द कंपनी। जो कंपनी ने नए कॉइन्स बनाए उसमें से मुगल एम्परर्स का जो नाम था वो हटा दिया गया था। उसके बाद फिर इन 1856 गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट द बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल किंग। तो 1856 में दो काम हो गए हैं। एक तो हो गया कि अवध को सब्सिडियरी अलाइंस से हटा दिया गया था। दूसरा ये है कि लॉर्ड जनरल कैनिंग ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर के बाद जो भी किंग्स आएंगे उनको हम लोग किंग्स नहीं बोलेंगे, उनको सिर्फ प्रिंसेस बोलेंगे। किंग सिर्फ अभी तक बहादुर शाह जफर तक ही है, उसके बाद जितने भी उसके सक्सेसर्स आएंगे वो सब फिर प्रिंसेस ही कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन पीजेंट्स एंड जमींदार। क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिश रूल का पीजेंट्स और जमींदार में? हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन पीजेंट्स एंड जमींदार। इंडियन पीजेंट्स में हैवी टैक्सेस इम्पोज किए गए थे पीजेंट और जमींदार में। पीजेंट लॉस देयर लैंड इफ दे फेल टू रीपे द लोन्स टू द मनी लैंडर्स। अगर पीजेंट अपने लोन्स नहीं दे पाते थे मनी लैंडर्स को तो वो अपना लैंड खो देते थे। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सिपाहीज। अब देखो, इंडियन सिपाहीज वर नॉट पेड वेल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन सिपाहीज को पे नहीं किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, डिस्पैरिटी की जाती थी दोनों में। ठीक है, फिर इन 1856 में अब एक और काम हुआ है। द कंपनी मेड इट मैंडेटरी फॉर न्यू रिक्रूट्स इन द आर्मी टू सर्व ओवरसी इफ रिक्वायर्ड। अब देखो, 1857 में 3 काम हो गए, ऐसे करके याद रखा करो। ठीक है, 1857 में पहला काम तो ये हुआ कि अवध को हटा दिया गया सब्सिडियरी से। दूसरा काम ये हुआ कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने जो है अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफर के बाद जो भी और सक्सेसर आएंगे उन सबको सिर्फ हम प्रिंसेस कहेंगे, वो किंग नहीं कहलाएंगे। उसके बाद एक और काम हो गया अभी 1856 में नेक्स्ट काम क्या हुआ कि कंपनी ने मैंडेटरी बना दिया कि भाई अगर रिक्वायर्ड हुआ तो इनको ओवरसी भी
जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अब लोग बनेंगे आर्मी में, जो एम्प्लॉयमेंट लेंगे उनको एवोर्सी भी जाना पड़ेगा। तो 3 काम हो गए। और 1849 में डॉल हाउसी ने क्या डिक्लेयर करा था? डॉल हाउसी ने डिक्लेयर करा था कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उसकी फैमिली को रेड फोर्ट शिफ्ट करा दिया जाएगा उसे। तो चलो ये सारी चीज़ें सबने रिवाइज कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। The Indian boys believe that if they will lose their caste and religion, they will cross the sea. अगर they cross the sea, if they cross the sea, वो लोग अपना रिलीजन कास्ट खो देंगे अगर उन्होंने सी क्रॉस करी। द plight of peasant added to the discontent among the sepoys. द plight of peasant जो था एक डिसकंडक्ट ऐड कर रहा था among the sepoys। अब आता है सोशल प्रैक्टिसेस रिफॉर्म्ड बाय ब्रिटिश। ऐसी कोई सोशल प्रैक्टिसेस थी जो कि ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म करी थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने एक प्रैक्टिस रिफॉर्म करी थी जो कि थी टू एबॉलिश द सती प्रैक्टिस को अबॉलिश करा था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। सती सिस्टम एंड इनकरेज विदो रीमैरिज, विडो की रीमैरिज को भी करा था। उसके बाद फिर द इंडियन सॉ दीज सोशल रिफॉर्म्स एज ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन देयर बिलीव्स एंड कस्टम्स। तो इन्होंने देखा कि भाई इंडियन सॉ दीज सोशल रिफॉर्म एज द अनड्यू इंटरफेरेंस इन देयर बिलीव्स। तो इंडियन से देखा कि भाई ये क्यों हमारे रिलीजन और हमारे सेंटिमेंट्स में इतना क्या इनको ताक झाँक करनी है, अपने क्रिश्चियनिटी में मगन रहे। हम जो भी बिलीव करते हैं इनको हमसे क्या मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कराई। उसके बाद फिर देखो राइज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज में आ जाते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का कैसे जो है राइज हुआ। तो देखो सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन वॉज प्रमोटेड। इंग्लिश की जो एजुकेशन थी वो प्रमोट की जाती थी। उसका 1830 में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया जाता था। तो 1830 में क्या हुआ? क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। और फिर न्यू लॉ पास किया जाता है 1850 में, इनकरेजिंग इंडियन टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी एंड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। अब आ जाता है पीपल प्रेसिपिटेशन ऑन ब्रिटिश रूल। तो देखते हैं The Indians perceived the British as the destroyer of their religion. इंडियंस ने ये मान लिया था कि ब्रिटिश उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसका विष्णु भट्ट गोडसे रोड अ बुक माझा परवास। कौन था ये था रजिस्टर आपका विष्णु भट्ट गोडसे। ये सोर्स वन का भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। जो विष्णु भट्ट गोडसे था उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मजहा परवास। In one of the experts, Vishnu Bhatt described that how he got to know about a list of 81 rulers put down by the British in the front of India. Rules put down by British in the front of rulers, ठीक है। तो विष्णु भट्ट गोडसे, सबसे पहले विष्णु भट्ट गोडसे का नाम रट लो। विष्णु भट्ट गोडसे तो था, सबसे पहले उसने बुक लिखी थी माझा परवास। उसके बाद विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी बुक में बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने 84 रूल्स की जो लिस्ट थी वो इंडियंस के सामने रख दी थी, ठीक है। ये उसने बताया था। द लिस्ट ऑफ रूल्स enraged द इंडियन रूलर्स सो मच दैट दे प्लान्ड सीक्रेट अ रिलीजियस वॉर। तो इन दिस लिस्ट ऑफ रूल्स से इतना एग्रेशन आ गया था इंडियन रूलर में कि उन्होंने प्लान किया कि वो सीक्रेट रिलीजियस वॉर करेंगे। The Sitaram Pandey wrote a book that was translated into English under the title of From Sepoy to सूबेदार। तो सिपाही टू सूबेदार सीताराम पांडे ने लिखी है। और विष्णु भट्ट गोडसे जो था उसने लिखी थी मजहा परवास। और उस वाली बुक में उसने बताया था कैसे 84 रूल्स की लिस्ट इंडियन रूलर्स के सामने रख दी गई थी। ही टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रेस दैट डेवलप्ड इन द माइंड्स ऑफ सिपाहीज अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर सीज्ड ओथ। जैसे उन्होंने ओथ सीज कर दिया था तो कैसे जो सिपाहीज थी उनकी माइंड सेट में एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गई थी, ये उस वाली बुक में बताया गया है। सूबेदार टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अब देखो नेक्स्ट है, ही ऑल्सो एडिड हाउ इंडियन सिपाहीज टुक द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन। इंडियन सिपाहीज जो थे फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इंडियन सिपाहीज ने इंट्रोडक्शन किया ग्रीस्ड कार्टेजेस जो कि काउज और पिग्स के फैक्ट से लगी रहती थी। तो अब आते हैं द सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी के बारे में आता है यस तो ये मैं बता रही हूँ आपको राइज एंड स्प्रेड ऑफ 1857 रिबेलियन। अब आता है सिपाही म्यूटिनी के बारे में। आप सबसे पहले म्यूटिनी को समझ लो। म्यूटिनी वो होता है द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स
द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स विच डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स। ठीक है, तो अब देखो मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को हैंड कर दिया गया था ऑन द चार्ज ऑफ अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स। किस चार्जेस में? अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स के चार्जेस में। अब देखो जो मंगल पांडे की मौत थी वो तो 8 अप्रैल को 1857 में हुई, लेकिन उसने अटैक कब किया था? कंपनी के ऑफिशियल्स को कब मारने का प्लान सब चीज़ करा था? 29 मार्च को किया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद फिर आता है मोर ओवर द सिपॉय ऑफ द मेरठ रेजिमेंट रिफ्यूज टू यूज न्यू कार्टेजेस इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश विच वर बिलीव टू बी कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ठीक है, मोर ओवर द सिपॉय थे मेरठ के रेजिमेंट के, रिफ्यूज टू यूज न्यू कार्टेजेस, और रिफ्यूज़ करता था न्यू कार्टेजेस को यूज़ करने के लिए बाय द ब्रिटिश विच वर बिलीव टू द कोटेड ऑफ द काउज एंड पिग्स। उनको ऐसा लगता था कि काउज एंड पिग्स से कोटेड की गई है। रीपिंग ओपन सच कार्टेजेस वॉज अगेंस्ट द रिलीजन ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। इनको चाटना या इनको काटना ये दोनों ही मुस्लिम और हिंदू के रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट था। यानी कि पिग जो थी होली एनिमल मानी जाती थी मुस्लिम्स के लिए, और हिंदूज़ के लिए जो है काउ होली एनिमल मानी जाती थी। 85 सिपोज वर इम्प्रिजन्ड फॉर द एक्ट ऑफ इन सबॉर्डिनेशन। ये वाला एक्ट जो हुआ सबॉर्डिनेशन वाला, 85 सिपॉइज जो थे उनको प्रिजन जेल में डाल दिया गया था 85 सिपॉइज को। और 10 मई 1857 को क्या हुआ? सबसे पहले ये देखते हैं। द इंडियन सोल्जर मार्च टू मेरठ जेल एंड फ्रीड द इम्प्रिजन सिपॉइज। 10 मई 1857 को वो गए भाई, मेरठ के जो सिपॉइज थे उन्होंने मार्च करा। इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने मेरठ की जेल की तरफ गए वो, और उन्होंने वहाँ इम्प्रिजन सिपॉइज को जो है फ्री कर दिया, यानी कि जो प्रिजन में बंद थे उनको फ्री कर दिया। द सोल्जर्स डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट फिरांजीज यानी कि फॉरेनर्स के अगेंस्ट। अब देखो अब क्या हुआ, अब द नेशनल लीडर्स, तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मारा, उनकी फैक्ट्रीज और वो सब उन्होंने बिल्डिंग्स को फायर में लगा दिया, तो ये सही चीज़ें हुई। अब आते हैं हम लोग प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल लीडर। तो द नेशनल लीडर वॉज नीडेड टू रूल इंडिया आफ्टर ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश। तो एक नेशनल लीडर चाहिए था जब इतना सब हो गया था। द सिपॉइज ऑफ मेरठ रीच दिल्ली ऑन 11 मई 1857। फिर 11 मई को सुबह सिपॉइज ऑफ दिल्ली पहुंचे 1857 में। द सिपॉइज ऑफ दिल्ली ज्वाइन द म्यूटनी अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर्स। सिपॉइज ऑफ दिल्ली ने ज्वाइन करा म्यूटनी, अटैक द ब्रिटिश ऑफिसर्स को। द सोल्जर्स फोर्स देयर वे इनटू द रेड फोर्ट एंड प्रोक्लेम द बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और फिर वो रेड फोर्ट की तरफ भागे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर प्रोक्लेम कर दिया। अब राइज ऑफ रिबेलियन पढ़ते हैं। द सिपॉय म्यूटनी स्प्रेड टू द नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में सिपॉय की म्यूटनी यानी कि वो डिसोबे कर रहे थे अपने ऑफिसर्स के रूलर्स को, मतलब डिसोबे करने लग गए थे। इन द कानपुर नाना साहब लेड द रिबेलियन दैट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा। कानपुर में नाना साहब ने लड़ाई करवाई थी जिसमें उसने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर करा था। एट लखनऊ जो थी ब्रिजिस क्वादर वॉज प्रोक्लेम्ड अ न्यू नवाब। लखनऊ में वो नया नवाब बन गया था, ब्रिजिस क्वादर। रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने ज्वाइन करा था ज्वाइन द रिबेल सिपॉइज एंड फॉट द ब्रिटिश फ्रॉम झांसी अलॉन्ग तात्या तोपे। उन्होंने तात्या तोपे के साथ जो है लड़ाई करी थी इंडियन सिपॉइज के साथ। उसके बाद जो रानी अवंतीबाई थी लोधी लेड टू द रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश फ्रॉम द मंडाला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो उन्होंने मंडाला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश से लड़ाई करी। फिर अहमदुल्ला शाह फ्रॉम फैजियाबाद रेज सपोर्टर्स अगेंस्ट ब्रिटिश, और उसको मालवी कहते हैं। मालवी अहमदुल्ला शाह और फ्रॉम फैजियाबाद रेज्ड मैनी सपोर्टर्स अगेंस्ट ब्रिटिश। उसके बाद फिर दिल्ली विथस्टैंड द राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज एंड रिलीजियस वॉरियर्स। तो दिल्ली में भी लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर आए। उसके बाद बकत खान जो था वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द म्यूटनी फ्रॉम द बरेली। वो बरेली से आ गया बकत खान। उसके बाद बिहार कुंवर सिंह जो उनके 85 साल के थे उस समय, उन्होंने भी रिबेलियन में पार्ट लिया। उसके बाद फिर आते हैं ब्रिटिश वर वास्टली outnumbered by rebel forces. Indians began to believe that British rule had collapsed, और इंडियन को ये बिलीव होने लग गया कि भाई अब तो ब्रिटिश गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनेल टाइटलर
लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर जो थे उन्होंने एक्सप्रेस किया फियर और कंसर्न फॉर रेबेलियन। तो इसका आप लोग नाम याद कर लेना। ये जो है लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर, इसका नाम आप याद कर लेना, ठीक है। और इसके फियर इसने भी चढ़ाया था। अब आते हैं हम सप्रेशन ऑफ रिबेलियन और आफ्टर मैथ में। तो ब्रिटिश रिलेशन मतलब अब ब्रिटिश ने क्या उसके बाद एक्शन उठाएगी। ब्रिटिश चुप रहने वालों में से तो है नहीं, ब्रिटिश भी कुछ ना कुछ करेगा ही। तो उसने भी कुछ ना कुछ करा, और उसने क्या करा, वो भी बहुत चालाक है। उसने क्या करा है, मैसिव रेनफॉरेस्टमेंट वर बॉट टू द इंग्लैंड टू फाइट द रिपेल। मतलब इंग्लैंड से उन्होंने फोर्स बुलवा ली, इंग्लैंड से लड़ाई करने के लिए बुलवा लिया। और उसके बाद न्यू लॉ वर इंट्रोड्यूस, न्यू लॉज यानी कि नए लॉ जो थे वो इंट्रोड्यूस करे गए थे ब्रिटिशर्स से, टू कन्फ्लिक्ट द रिबल्स इजीली, ताकि रिबल्स को आराम से हरा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, द ब्रिटिश फोर्सेस प्लंग्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। उसके बाद दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय द रिबेल्स इन सितंबर 1857 में दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया था। बहादुर शाह जफर वॉज सेंटेंस टू द लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट, बहादुर शाह जफर को सेंटेंस इन द लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड एक्साइल्ड टू द रंगौन जेल, और फिर रंगौन जेल में शिफ्ट कर दिया गया था उसकी वाइफ के साथ। रंगौन जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, और फिर रंगौन जेल में ही मर गया नवंबर 1862 में। 1862 में मरा 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद पड़ा है। और वो जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट, नवंबर 1862 में मर गया था। उसका लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च इन 1858, लखनऊ भी रिकैप्चर कर दिया गया मार्च 1858 में। उसके भी रानी लक्ष्मीबाई को भी डिफीटेड कर दिया गया था और मार्टेड यानी कि मार दिया गया था, जून 1858 में मार दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई को। भाई 58 वाले साल में क्या क्या चीज़ें हुई, पहले तो लखनऊ को कैप्चर कर लिया गया 1858 में मार्च में, और फिर रानी लक्ष्मीबाई को जून में 1858 में मार दिया गया। उसके बाद तात्या तोपे भी एक्सकेप करा था, और उसने गुरिल्ला वार जो थी उसमें अगेंस्ट ब्रिटिश के उठाई। ही वॉज कैप्चर्ड एंड टाइड, वो भी कैप्चर कर लिया गया था, उसको भी टाइड कर दिया गया था, एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और वो अप्रैल 1859 में उसको मार दिया गया, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट आता है डी आपका, द ब्रिटिश रिगेन कंट्रोल ओवर कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, और फिर पूरे कंट्री के ओवर उन्होंने कंट्रोल पा लिया था 1859 के एंड तक। द लॉयल लैंड ओनर्स वर रिवार्डेड विद द ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड, दोज हु हैड रिबेल्ड वर आस्क्ड टू सबमिट टू ब्रिटिश। तो आप देखो जो लॉयल लैंड ओनर से उनसे तो कहा कि भाई तुम्हारे ट्रेडिशनल राइट तुम्हारे पास है तुम्हारे लैंड के लिए, लेकिन जिन्होंने रिबेल किया था उनसे ब्रिटिश ने कहा अगर तुमने सबमिटेड कर दिया होता ब्रिटिश को, अगर तुमने वाइट पीपल्स को नहीं मारा होता तो आज तुम भी सेफ होते, और तुम्हारे जो राइट्स हैं ट्रेडिशनल राइट्स हैं अगेंस्ट योर लैंड वो तो अभी भी सेफ होते। अब आफ्टर मैट में आ जाते हैं, द ब्रिटिश ट्राई टू विन बैक द ट्रस्ट ऑफ इंडियंस। तो ब्रिटिश ने फिर से कोशिश की कि वो इंडियंस का ट्रस्ट फिर से क्या कहते हैं जीत लें। द एक्ट ऑफ 1858 पढ़ते हैं। तो एक्ट ऑफ 1858 में क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टू 1858, द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, द न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन वॉज क्रिएटेड। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। All the rulers in the country were asked to assured that the territories will not be annexed in the future. तो ऑल द रूलर्स को भी एक्सपेक्ट करते थे टेरिटरीज नॉट टू बी अनेक्स इन द फ्यूचर, दे वर अलाउड टू पास देयर ऑन द किंगडम ऑन द हायर्स ऑफ देयर ओन चॉइस, इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश क्वीन। उसके बाद फिर आता है अदर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, मोर यूरोपियंस वाज इंडक्टेड इनटू द आर्मी, ब्रिटिश हेल्ड द मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिटनी इन द बिग वे, और फिर पॉलिसीज वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब आते हैं थोड़े से ग्लॉसरी में जो कि है सिपॉय। सिपॉय वॉज एन इंडियन सोल्जर्स हैविंग सर्विंग अंडर ब्रिटिश और यूरोपियन कमांड। उसके बाद म्यूटिनी अ रिबेलियन अगेंस्ट हायर अथॉरिटीज स्पेशली एन आर्म्ड फोर्स। उसके बाद फिर Piranha is a disrespectful term used to refer outsiders or foreigners.
उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंशन 3 रीजन दैट लेड टू द रिबेलियन ऑफ 1857. द 3 रीजन which led to the rebellion of 1857 is first the taxes that ruined the farmers, disparity in laws related to land and property. Then the third reason could be that disparity in privileges and salaries of Indian and British soldiers. Then the cartridges were made from the fat of cows and pigs. तो ये हो गया. अब नेक्स्ट देखो, लिस्ट एट 4 रीजन्स वेयर द रिबेलियन स्प्रेड एंड वेरीफाई एंड डिस्क्राइब द एक्शंस टेकन बाय रूलर्स ऑफ दीज रीजन. हमें लिस्ट 4 रीजन करने हैं जहाँ पे रिबेलियन स्प्रेड हुई थी, और फिर वेरीफाई करना है डिस्क्राइब द एक्शंस टेकन बाय दीज रीजन्स. तो देखो 4 रीजन कौन से हो सकते हैं, कानपुर हो सकता है, लखनऊ और दिल्ली हो सकता है. और यहाँ पे लखनऊ कानपुर में, अगर कानपुर में आप लोग ले लो उसको पेशवा वाले को, जो कि है आपका नाना साहब. उसके या फिर झांसी से एक रानी लक्ष्मीबाई को ले लो. उसके या फिर आप लोग फिर बिहार से कुंवर सिंह को ले लो. फिर फैजाबाद से अहमदुल्ला को ले लो. ठीक है. उसके बाद राइटर शॉर्ट नोट और बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर पर एक शॉर्ट नोट लिख रहा है. बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल रूलर एंड ही वॉज यू नो बाय द ब्रिटिश वॉज सेंट टू द जेल. और उसकी वाइफ के साथ भी उसे जेल भेज दिया गया था. देन आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज वाइफ वॉज सेंड टू, कहाँ पे सेंड कर दी गई थी, रेड फोर्ट में सेंड कर दी गई थी बाकी ज़िंदगी बिताने के लिए. What were the changes that came to effect due to the rebellion? The changes that came to effect, बहुत सारे changes हैं dear student, कोई 3 लिख देना. जैसे the East India Company power was transferred to the British Crown and as to ensure the more responsible management of Indian affairs. The second point लिख सकते हो, the India Governor General of India was given the title of Viceroy, that is the personal representative of the state. उसके बाद चौथा दे सकते हो that the Britishers decided to respect the customary religions and social practices of people living in India. बस ये 3 लिख देना. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया 22 मिनट्स में. डियर स्टूडेंट, इट्स अमेजिंग. तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है, तो मैं सोची थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं अवध में, क्योंकि अवध से डेट स्टार्ट होती है. ठीक है. तो अवध से डेट स्टार्ट होती है. अच्छा, शॉर्ट आंसर डिस्कस करें या डेट्स डिस्कस करें? एक आप शॉर्ट आंसर डिस्कस करते हैं. who wanted company to recognize her adopted son as the heir of kingdom. तो रानी लक्ष्मीबाई हो गई. उसके नाना साहब जो थे अडॉप्टेड सन थे 5वीं पेशवा बाजीराव सेकंड के. उसके बाद अवध को अवध में कब एक सब्सिडी अनाउंस गया है 1801 में. कब ले लिया गया है 1856 में. लॉर्ड डॉलहौसी ने 1849 में क्या अनाउंस किया था कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएगा तो उसकी फैमिली जो है रेड फोर्ट में शिफ्ट करा दी जाएगी. उसके बाद 1856 में जनरल कैनिंग ने क्या कहा था कि अब जो ब्रिटिशर्स के बहादुर शाह जफर के बाद जो भी लोग आएंगे उनको हम सिर्फ किंग और प्रिंसेस कहेंगे, किंग नहीं कहेंगे. उसके बाद फिर क्या हुआ ये स्टूडेंट, 1824 में सिपॉइज वर टोल्ड टू गो टू भ्रूमा. 1824 में सिपॉइज को कहा गया था कि भूमा जाओ, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गया था. तो फिर 1856 में एक कंपनी ने एक नया लॉ पास किया था. वो कौन सा लॉ था? वो ये लॉ था कि भाई अगर रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी की आर्मी में कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेगा तो उसको ओवरसी भी जाना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो. उसके बाद फिर एक और डेट आती है कि आफ्टर 1830 कंपनी ने अलाउ करा क्रिश्चियन प्रेसिडेंट को तो फंक्शनल फ्रीली इन इट्स डोमेन. और फिर क्या अलाउ किया, फ्रीली इन इट्स डोमेन और इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी. उसके बाद फिर 1850 में एक नया लॉ पास हुआ था, जो कि हुआ था टू मेक द कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी ईजियर एंड अलाउड एन इंडियन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स. उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट में. फिर मैंने आपको बताया कि विष्णु भट्ट जो आपका विष्णु भट्ट गोत्स, उसने एक बुक का नाम बताया था. उसका बुक का नाम था महाज. उसकी बुक का नाम क्या था डियर? उसकी बुक का नाम था आपका उसकी बुक का नाम था मजहा परवास. और उसने बताया था कि कैसे 84 रूल्स की लिस्ट इंडियन रूलर्स के सामने रख दी गई थी. उसके फिर आती हूँ मैं आपके नेक्स्ट वाले का, जिसने इंग्लिश में बनाया था. ठीक है. तो वो इंग्लिश वाला कौन है? इंग्लिश वाला डियर आपका एक और था जिसने सेम चीज़ बनाई थी. मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज़
अगर मैं नहीं भी बताती तो भी। अब है सीताराम पांडे जो था उसने जो है इंग्लिश में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रॉम सिपॉय टू सुबादार लिखी थी उसने। उसका उस बुक में उसने बताया गया था ऐसे ही, मतलब कि जैसे डिस्पैरिटी होने लगी सिपॉयज़ को कैसे लगा कि भाई उससे ग्रीस काउ एंड फैट की है, मतलब काउ एंड पिग से कोटेड है। उसके बाद फिर आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो है मई 1857 में जो है मैसिव रिवेलियन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ। अब मंगल पांडे जो था वो 29 मार्च 1857 को उसने म्यूटनी मतलब स्टार्ट की थी, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो अटैक कर रहा था ब्रिटिशर्स ने, और फिर 8 अप्रैल को उसको हैंड कर दिया गया था और वो मर गया था। उसके बाद फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट डेट में जो कि है 10 मई 1857। 10 मई 1857 को क्या हुआ, 10 मई 1857 को जो ये और इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने जो इम्प्रिजेंट वाले सोल्जर्स थे उनको जेल से निकाल दिया था। उसके बाद फिर 85 उनको जो है जेल से निकाल दिया था। फिर सब ने लेटर जो मेरठ के उन्होंने रिफ्यूज़ करा कि भाई हम लोग याली कार्टेजेस यूज़ नहीं करेंगे, तो 85 सिपाहीज को जेल डाल दिया गया था 9 मई 1857 में। मार्च टू मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाहीज वो 10 मई को हुआ था। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट फिर 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में भी सेम हाल कर दिया उसने। उसके बाद फिर बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम किया अपना लीडर। फिर बहादुर शाह जफर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था जो कि था कॉन्फेडरेसी रख दिया था, टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी टू फाइट द ब्रिटिश स्टेट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन पड़े थे, ग्रेट इम्प्लीकेशन। उसके बाद फिर देखो डियर स्टूडेंट, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट और कौन सी आती है देखते हैं। हाँ, तो अब देखो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ थे नॉडल पॉइंट्स थे, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। और फिर नाना साहब की बात करूँ तो नाना साहब जो था बाजीराव का बच्चा, वो कानपुर से लड़ाई कर रहा था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, फिर रानी अवंतीबाई मंडाला क्षेत्र की थी और वो मध्य प्रदेश से लड़ाई कर रही थी। उसका अहमदुल्ला की बात करूँ तो अहमदुल्ला फैजियाबाद का था। उसका फैजियाबाद वाला भी हो गया। अब एक लखनऊ में एक नया रूलर आया था जो कि था ब्रिजेश कैडर एक नया रूलर आया था जो कि सन था किसका, वाजिद अली शाह का सन था। ब्रिजेश कदर। उसके बाद फिर ये लखनऊ से लड़ाई कर रहा था और ये वाजिद अली शाह का बेटा था। उसके बाद फिर वाजिद अली शाह की भी एक मम्मी थी जो कि थी बेगम हजरत महल, जिसने भी एक्टिवली पार्ट रूल किया। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में। रानी लक्ष्मीबाई ने तो तात्या तोपे के साथ लड़ाई करी थी। उसका तात्या तोपे जो था, अब अच्छा यहाँ पे सब हो गया ये, तो हमने इतना सब तो कर लिया। फिर भगत खान जो था बरेली से लड़ाई कर रहा था, तो ये भी हो गया। उसका कुंवर सिंह की बात करूँ, बिहार का था वो, एन ओल्ड ज़मींदार। तो ये सारी चीज़ें होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये। उसका 6 अगस्त 1857 को क्या होता, 6 अगस्त 1867 को टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर। ये टेलीग्राम सेंटर वाला भी जो है ये बहुत ही गंदा है ये डेट भी एक बार याद कर दिया आपको, ठीक है, टिटलर वाली। उसके भी फिर आपका मतलब ऐसे ही बहुत सारे हाथी वाथी फेंके जाते हैं, तो यही सारी चीज़ें। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू so much for watching the video, and I hope that you understand and will like the video. Thank you so much for watching.